नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने लाइफ में मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो पल्लवों की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में। आप चाहे किसी भी सेमेस्टर से हो, किसी भी ऑनर्स पेपर से हो, आपके सिलेबस में अगर ये प्रश्न है तो यहाँ पर जो है आप आसान से आसान शब्दों में पढ़ सकते हो। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, पल्लवों की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। पल्लवों की राजनीतिक उपलब्धियां क्या रही थी, इसके बारे में आपको पूछा गया है। सबसे पहले जो है आपको परिचय देना है। मैं जिस तरह से आपको ये आंसर करवा रहा हूँ, आप अगर ऐसे ही आंसर को एग्जाम में लिखते हो तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपके जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। मैंने खुद इस प्रकार से आंसर लिखा है और हमारे सभी सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं और 75% हमने स्कोर किया था। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख के अच्छे मार्क्स को ला सकते हो। सबसे पहले आपको परिचय देना है। पल्लव वंश का जो संस्थापक है श्री विष्णु को माना जाता है और इन्होंने जो है 575 ईस्वी में पल्लव वंश की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? तो दक्षिण क्षेत्र में की थी। तो इस प्रकार से जो है दक्षिण क्षेत्रों में पल्लवों ने अपने साम्राज्य को स्थापित किया था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी जो है कांचीपुरम में थी। पल्लव वंश जो है दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में माना जाता है, जिन्होंने राजनीतिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य कला के क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिया। पल्लव वंश जो है वो दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश माना जाता है, जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान में चाहे राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो या स्थापत्य कला हो, सभी क्षेत्रों में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यहाँ के जनता को जो है सुखी जीवन दिया था। यही इनकी जो है महत्वपूर्ण योगदान मानी जाती है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो है महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के सबसे शक्तिशाली राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। तो पल्लवों के शासनकाल के दौरान जो है एक से बढ़कर एक मंदिरों का भी निर्माण हुआ था, जिसमें सबसे जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है महाबलीपुरम का रथ मंदिर, जो आज भी काफी प्रसिद्ध मंदिर के रूप में देखा जाता है। इस मंदिर का जो है निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे नरसिंह वर्मन, इन्होंने कराया था। आपको प्रश्न में पूछा गया है पल्लवों के राजनीतिक उपलब्धियां, इसीलिए हमें जो है नेक्स्ट जो पॉइंट बनाना है, हेडिंग बनाना है, वो है पल्लवों की राजनीतिक उपलब्धियां। जो आपको प्रश्न में पूछा जाए, अगर आप एग्जैक्ट वही पॉइंट को बनाते हो तो आपके जो है काफी अच्छे मार्क्स आते हैं। आपको अगर थोड़ा सा भी प्रश्न आता है और आपने जो है प्रश्न के अनुसार आंसर लिख देते हो हेडिंग डाल डाल के, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। पहला जो आपको पॉइंट बनाना वो है श्री विष्णु का शासन। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु ने 575 से 600 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की। यह पल्लवों के पहले प्रमुख राजा थे और इनकी जो राजधानी थी, इन्होंने अपनी राजधानी कांचीपुरम को बनाई थी, जो पल्लवों के शासन का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। उन्होंने जो है चोल, मालव और सिंहल के राजाओं को पराजित किया और अपने राज्य की सीमा को जो है कावेरी नदी तक विस्तृत की। इस तरह से उनकी सत्ता तमिल प्रदेश पर पूरी तरह से स्थापित हो गया। अगर श्री विष्णु के बारे में हम बात करते हैं तो पल्लव वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो श्री विष्णु को ही माना जाता है, जिन्होंने 575 से 600 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित किया था। यह जो है पल्लवों के सबसे प्रमुख राजा के रूप में माना जाता है और इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी उस समय वो कांचीपुरम बनाई थी और कांचीपुरम जो था पल्लवों के शासन का जो है एक प्रमुख केंद्र था। इन्होंने जो है चोल शासक, मालव शासक और सिंहल के राजाओं को इन्होंने पराजित किया और इनके राज्यों पर जो है अधिकार प्राप्त कर लिया, जिसके कारण इनका जो राज्य सीमा है कावेरी नदी तक जो है विस्तृत हुआ था। तो इस प्रकार से तमिल के क्षेत्रों में पूरी तरह से इनकी सत्ता स्थापित हो चुकी थी। दूसरा जो शासक है वो है महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम का जो शासनकाल माना जाता है वो 600 से 630 ईस्वी तक माना जाता है और पल्लव साम्राज्य को जो है एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में इन्होंने स्थापित किया। इन्होंने चालुक राजा जो पुलकेशिन द्वितीय था उनके साथ युद्ध लड़ा और अपनी राजधानी कांचीपुरम को सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो है एक शक्तिशाली शासक था पल्लवों का, जिनका शासनकाल 600 से 630 ईस्वी तक मानी जाती है और इन्होंने चालुक राजा जो पुलकेशिन द्वितीय था उनको पराजित किया था
उनको पराजित करने के बाद अपनी राजधानी कांचीपुरम में सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र बनाया। इस प्रकार से जो दूसरा सबसे शक्तिशाली राजा था वो था महेंद्र वर्मन प्रथम। तीसरा जो बनाना है पॉइंट वो है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है 630 से 668 ईस्वी तक चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और बादामी पर कब्जा किया। उन्होंने महाबलीपुरम में कई महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण कराया जो आज भी प्रसिद्ध है। चौथा है सैन्य व्यवस्था। पल्लवों के पास एक मजबूत सेना थी। उन्होंने अपनी सेना की मदद से जो है युद्ध जीते और अपने शत्रुओं को पराजित किया। उनकी सेना में घुड़सवार, पैदल सेना, हाथी सेना और रथ सेना शामिल था। किसी भी साम्राज्य में एक शक्तिशाली सेना का होना अनिवार्य है। जब तक उनके पास एक शक्तिशाली सेना नहीं होगा, मजबूत सेना नहीं होगा, उनका साम्राज्य बहुत जल्द ही पतन हो जाएगा। अगर उनके पास एक शक्तिशाली सेना है, मजबूत सेना है, तभी तो वह अन्य राज्यों के खिलाफ जो है युद्ध लड़ेगा और उन राज्यों को जो है अपने साम्राज्य में मिलाएगा। अगर इनके पास शक्तिशाली सेना नहीं होगी तो कोई भी राजा इन पर अटैक करके इनके साम्राज्य पर कब्जा कर लेगा। क्योंकि उस समय आज के जैसा तो ये नहीं था कि जनता के द्वारा सरकार को चुना जाएगा। उस समय जो सबसे शक्तिशाली राजा होता था, जो योग्य राजा होता था, कुशल राजा होता था, जिनके पास जो है सैन्य शक्ति अधिक होती थी, वही जो है किसी और राज्य पर अटैक करके उस राज्य को जीत लेता था और उस राज्य को जो है अपने साम्राज्य में मिला लेता था। पल्लवों ने जो है किलेबंदी और सुरक्षा पर भी ध्यान दिया। उस समय किलेबंदी की जाती थी ताकि उनके राज्यों में जो है विद्रोही सैनिक घुस ना सके, उस पर अटैक आसानी से ना कर सके, जिससे उनके राज्य की रक्षा मजबूत हुई। जब किलेबंदी की जाएगी तो उनसे उनको सुरक्षा मिलेगी। जब सुरक्षा मिलेगी तो जो है उनका राज्य व्यवस्था जो है, राज्य की जो रक्षा है वो मजबूत होगी। उनकी युद्ध नीति में घेरेबंदी, प्रत्यक्ष हमला और गुप्त हमले शामिल थे। इस तरह से पल्लवों ने अपनी सैनिक को कठोर सैन्य प्रशिक्षण दिया और कुशल सेनापति के नेतृत्व में युद्ध लड़ा। इस प्रकार से जो इनकी युद्ध नीति थी उसमें से घेरेबंदी की नीति, घेरेबंदी की नीति का मतलब है चारों ओर से जो है घेर लिया जाता था विद्रोही सैनिकों को और फिर अटैक कर दिया जाता था, जिससे आसानी से जो है उनको मार गिराया जाता था। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने सैनिकों को प्रशिक्षण दिया था ताकि जो है इनके सैनिक जो है अलग अलग राज्यों में हमला कर सके, उनको जीत सके। और इनके जितने भी सेनापति थे योग्य सेनापति थे, जिसके कारण भी अनेक राज्यों को इन्होंने जीता और अपने साम्राज्य में मिलाया। पांचवा जो पॉइंट बनाना है वो है शिक्षा व्यवस्था। पल्लवों ने जो है शिक्षा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किया था। उनके शासनकाल के दौरान कांचीपुरम जो इनकी राजधानी थी वह एक प्रमुख शिक्षा केंद्र बन गया, जहां पर जो है विभिन्न विषयों का जो है उच्च शिक्षा दी जाती थी। यहाँ के जो विश्वविद्यालय था उनमें कौन कौन सी शिक्षा दी जाती थी, तो इसमें जो है विज्ञान, गणित और साहित्य जैसे विषयों का जो है शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए जो है यहाँ पर विज्ञान, गणित और साहित्य के अध्ययन को प्रोत्साहन अत्यधिक मात्रा में मिला। इतना ही नहीं, महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम जैसे जो पल्लव शासक थे वो खुद भी एक साहित्यकार थे, खुद भी एक कवि थे, जिसके कारण भी यहाँ पर साहित्यकारों को, कवियों को संरक्षण दिया जाता था और इसीलिए जो है शिक्षा के क्षेत्रों में प्रोत्साहन मिला। छठा पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता। पल्लव शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उन्होंने हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्मों को भी संरक्षण दिया। उनके शासन काल में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच सामंजस्य बना रहा। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब हमने आपको बताया है पिछले कई वीडियो में कि धार्मिक सहिष्णुता उसे कहते हैं जो व्यक्ति सभी धर्म को सम्मान महत्व दे। जो राजा धार्मिक रूप से कट्टर होगा वो धार्मिक सहिष्णुता तो होगा नहीं, वह केवल अपने धर्म को महत्व देगा, अन्य धर्मों को कुचलने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पर जो पल्लव वंश के शासक थे वो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। उन्होंने हिंदू धर्म को महत्व दिया ही दिया, इसके अलावा जो बौद्ध और जैन धर्म था उनको भी संरक्षण दिया। अंतिम जो पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। पल्लवों ने अन्य देशों के साथ जो है व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जिससे उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो मजबूत हुई। तो पल्लवों की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हुई, तो ये जो है अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। जब व्यापारिक संबंध स्थापित करेगा, जब विदेशों से इनका व्यापार होगा तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा। पल्लवों ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ जो है व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ जब इन्होंने व्यापारिक संबंध स्थापित किया तो इनकी आर्थिक व्यवस्था जो है वो मजबूत हुई। इनके साथ जो ये व्यापार करते थे तो कंबोडिया,
वियतनाम और श्रीविजय जैसे देशों के साथ जो है ये व्यापार किया करते थे। श्रीविजय जो आप देख रहे हो ना, श्रीलंका, उसे ही कहा गया है श्रीविजय। तो इन क्षेत्रों में जो है ये व्यापार किया करते थे। उनके बंदरगाहों से मसाले, रत्न, हाथी दांत और वस्त्र निर्यात किए जाते थे। इस प्रकार से पल्लवों की आर्थिक व्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो था कृषि और व्यापार। तो पल्लवों का जो है व्यापार विदेशों से होता था और ये जो है बंदरगाहों के माध्यम से मसाले, रत्न और हाथी दांत या वस्त्र, इन सभी चीजों का निर्यात किया जाता था। इसके अलावा जो है पल्लव शासक विदेशों से अच्छे नस्ल के घोड़े को मंगवाता था ताकि जो है युद्ध में अच्छे नस्ल के अगर घोड़े रहेंगे तो आसानी से युद्ध को जीता जा सकता है। इसके अलावा जो इन्हें आवश्यकता होती थी उन सभी चीजों को विदेशों से मंगवाता था। इस प्रकार से पल्लवों की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो कृषि और व्यापार था। और अंत में आपको निष्कर्ष देना है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पल्लव वंश ने दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने चाहे राजनीति को, संस्कृति को, कला हो, स्थापत्य कला हो, इन सभी क्षेत्रों में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली है दोस्तों तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लें। इस बार थोड़ा सा समय कम है आप लोगों के एग्जाम में, इसलिए हमने कुछ कम ही प्रश्न को करवा रहा हूं। नेक्स्ट सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर में आपके सभी प्रश्नों को करवाया जाएगा इसी चैनल पर। तो आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करें और नेक्स्ट वीडियो जो है किस प्रश्न पर लाया जाए कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ मिला हो, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।